के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। और खुद भी स्टेट एजेंसी बंद करके यहाँ पर आके बैठे हुए। और क्या करता, लोड शेडिंग के खिलाफ वहाँ हंगामा जो खड़ा हो गया था। चलो इस बहाने कम से कम भाई घर पर है, वरना ऑफिस में न जाने तुम दोनों कौन सी डील फाइनल कर लेते। ये राम, क्या है तुम्हें? आतिफ मैच्योर पर्सनालिटी का मालिक लिखता है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नजर आता है वो वैसा नहीं है। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। सपनों की ओट में। क्या हो गया? रात में भी सुकून नहीं है तुम्हें? नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मुझे लगता है सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम भी बेचैन हो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोच रही थी कि वो जल्दी आ जाती तो अच्छा हो जाता, सब सिलसिला बिल्कुल सही चल रहा था, जल्द से जल्द बात हो जाती। तनी कब उनकी तबीयत ठीक होगी अब। ये तो सही कह रही हो। अम्मा भी कितनी खुश हो गई थी ना कि दोनों बेटियों का रिश्ता इकट्ठा तय हो गया है, इकट्ठी शादी हो जाएगी, खर्चा बच जाएगा। हाँ सही कह रही हो। वैसे आतिफ भाई कब शादी करना चाहते थे? कितना अच्छा लग रहा है ना इस तरह चुप चुप कर मिलना। नहीं, मेरे चप्पलों का डिज़ाइन। अभी यहाँ आते हुए मैं और शाहीन मार्केट गए थे, वहाँ से कि उसके पास तो बात करने की भी फुर्सत नहीं। उनकी बातों से तो लगता है कि वो चाहते हैं जितनी जल्द हो जाए शादी। और तुम? मैं भी, मेरा मतलब है एक अच्छी बीवी होने के नाते जो वो चाहेंगे मुझे कबूल है। अभी से बन गई अच्छी बीवी। चलो अब सो जाओ। अब सो जाओ। जी शाहीन, तो आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? मेहरोज भाई, मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आई थी कि जो ज़मीन मैंने आपको दिखाई थी वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? ये आपको कैसे पता चला? जी वो मुझे राजिम ने बताया था, और बाद में मुझे हैरत भी हुई कि जो ज़मीन उसने मुझे दिखाई और बाद में मुझसे कहा कि ये मत लो, ये ठीक नहीं है, और बाद में दूसरी ज़मीन दिखा के मुझसे कहा कि ये तकरीबन 2-2.25 करोड़ रुपए की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजिम के दिल में लालच आ गई, उसने समझा हो कि मेरा नुकसान हो रहा है, पार्टी मजबूत है, 1.25 करोड़ की जगह 2.25 करोड़ भी खींचे जा सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, कुछ भी हो जाए,
लेकिन राजिम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस यकीन की वजह जान सकता हूं, क्योंकि उसके पास से तो तुम भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। लेकिन मैं राजिम के माजी से ज्यादा अपने माजी से वाकिफ हूँ, और अपने माजी और हाल का मुकाबला करके मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक अनजान आदमी तो दलदल में फंस सकता है, लेकिन जो शख्स एक मर्तबा दलदल में फंस चुका हो ना और वापस निकला हो, तो वो एक नासमझ आदमी से कहीं ज्यादा मोहतात होता है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। आप ठीक कह रही हैं। हमने भी उस जमीन के बारे में मालूमात कराई, और उस जमीन का मालिक कई सालों से इस मुल्क में नहीं, और उसके कागजात भी फेक। तुम भी अजीब बातें करते हो। मैंने अपने एनजीओ वालों को वो प्लॉट दिखा के वो प्लॉट अप्रूव करवाया, अपने डोनर्स को पेपर्स दिखा के सारे फंड्स की मंजूरी करवाई, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो प्लॉट पसंद नहीं है। देखो शाहीन, पहले मुझे पता नहीं था, अब जबकि मुझे इल्म हो गया तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। और मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम किसी मुश्किल में पड़ो। लेकिन अब मैं क्या करूं? एक दूसरा प्लॉट गुलशन इकबाल में ही मौजूद, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन वो है बिल्कुल साफ सुथरा। उसके मालिक जो है वो एक रिटायर्ड फौजी अफसर, उसके इर्द गिर्द दीवार भी खिंची हुई। देखो तुम एक काम करो, उसे अपने एनजीओ और डोनर से ओके करवा लो। कितने का है? तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए तक मिल जाएगा। इतनी ज्यादा कीमत? बहरहाल मैं बात करके देखती हूँ। बहरहाल आप नई जमीन के कागज सबमिट करा दीजिए। आई ट्राई टू मेक श्योर कि पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक सजेशन पे काम करें। यकीनन कॉल करूँगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे जो भी सजेशन देंगे ना, उस पर आंखें बंद कर कर अमल किया जा सकता है, क्योंकि आपकी सजेशन में बहुत लॉयल्टी और सिंसियरिटी होगी। आई बिलीव इन दैट। तो फिर राजिम को अपनी एनजीओ में रख लें। जमीन लेने के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा। शेल्टर होम बन जाने के बाद वहां रहने वाली लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत होगी, और इन सब चीज़ों के लिए एक मजबूत मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। ओह, दैट्स अ गुड आइडिया। ये आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं यकीनन जाके अपने एनजीओ वालों से बात करूंगी, और राजिम से भी। गुड, प्लीज। क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कि अहमद 5 दिन से अपने घर गया हुआ है, ना अभी तक उसका कोई अता है ना पता, ना वो फोन करके कुछ बता रहा है। पता नहीं उसकी अम्मी की तबीयत कैसी होगी। बात सुन, तेरे पास उसका नंबर है ना, तो करके पूछ ले, इसमें घबराहट की क्या बात है। जा शाबाश। हाँ मैं फोन कर लेती हूँ। क्या हुआ अम्मा? हुआ तो कुछ नहीं बेटे, मैं ये सोच रही हूँ कि अहमद को गए 5-6 दिन हो गए, मुझे इसको हमारी खबर ही नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे हमें भूल ही गया हो बिल्कुल। इसकी अम्मा की तबीयत कैसी है? ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है कि वहीं रहना है या वापस आना है? नहीं, इतने दिन तक तो हवा के दफ्तर से छुट्टी नहीं कर सकता। आज रात अम्मी को घर लाकर कल सुबह तक देखकर फिर शायद कल कराची के लिए रवाना हो सकूं। शुक्र है। किस बात का? आपकी अम्मी के घर वापस आने का, और किस बात का? ओह, मैं समझा। हेलो, ये फोन कंपनीज भी ना, बस पहली बार अहमद ने मुझसे सही ढंग से बात की है, और आज बैलेंस खत्म हो गया और लाइन कट गई। ओह, ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे तो ये ठीक लग रहा है प्लॉट। तो मैं काम करो, मुझे इसकी फाइल दे दो ताकि मैं अपने डॉलर्स को दे सकूं और तुम्हें जल्द ही इसकी पेमेंट हो जाए। शाहीन, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
मुझे कमीशन मिल जाएगा तो इरम और सदफ की शादी में मेरा भी हिस्सा हो जाएगा। रासिम, आज शाम आपकी क्या मसरूफियात है? कोई ख़ास मसरूफियत तो नहीं है। क्यों, कहीं साली को डेट पे लेके जाने का प्लान तो नहीं हो रहा? डेट तो नहीं, अलबत्ता एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन करनी थी आपसे। तो मैंने सोचा कि अगर आप आज शाम जल्दी घर आ रही हैं तो घर में ही बात कर ली जाए, या आप कहीं ऑक्युपाइड हैं तो मैं वहीं आ जाता हूँ। इज इट काइंड ऑफ इमरजेंसी? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन बात अहम है, आपका मशवरा चाहिए। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, रात को मिल लेते हैं घर पर। ओके। शाहीन, तुम्हारा प्रपोजल तो बुरा नहीं है और मुझे ये काम करते हुए अच्छा भी लगेगा, लेकिन क्या? कि मैं पहले आतिफ से मशवरा कर लूं। उसी ने मुझे इस जॉब पर लगवाया है और ये एक गैर इखलाकी सी हरकत होगी कि उसे बताए बगैर मैं अपने तौर पर फैसला करके उसको छोड़ूं। हाँ तो ठीक है राजिम, तुम इत्मीनान से आतिफ से बात कर लो, मशवरा कर लो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम आफिया से भी मशवरा कर लो। हाँ ये तुमने ठीक कहा। आफिया जिस तरह आजकल घर के मामलात को देख रही है, उससे मशवरा न करना उसके साथ जाती होगी। असल में रात अम्मी के आने के बाद बाजी भी आई थी, तो ये फ़ैसला हुआ था कि अब अम्मा को अकेला ना छोड़ा जाए। अब्बा भी काम पे चले जाते हैं, तो फ़ैसला ये हुआ है कि मैं जल्द अज जल्द शादी कर लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि शादी के बाद तुम अपनी बीवी को वहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे? नहीं नहीं, फैसला ये हुआ है कि मैं अब यहीं कोई घर लेके अम्मा अब्बा को यहीं बुला लूँ, क्योंकि आपकी मेहरबानी से अब रब्बानी साहब ने टकराव की मैनेजमेंट संभाल ली है। अब मेरे वेजेस भी ज़्यादा हो गए हैं, अब मैं ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। खैर ये बताओ, तुम्हारी अम्मी कब आ रही हैं सदफ को देखने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही है। मैंने सदफ की तस्वीरें दिखा दी थी अम्मी अब्बू अपनी बहन वगैरह को। तस्वीरें देखने और ये जानने के बाद कि सदफ रज़ीउद्दीन साहब की बेटी है, उन सब ने सदफ को अपनी बहू के तौर पे तस्लीम कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बस प्रोग्राम यही है कि जल्द अज जल्द कोई अच्छा सा घर तलाश करूं और
अम्मा अब्बा को यहाँ बुला लूँ। तो बस फिर अल्लाह का नाम लें और टीपू से मुलाकात कर। क्यों? भाई नौकरी और रिश्ते में सारी बातें चाहे पहले से ही तय हो जाए, मगर रस्मी तौर पे तो ये रिश्ता कायम रखना ही पड़ता है ना। हाँ, तो आप मेरी सब घर वालों से मीटिंग तय करवा दें। और क्या? आप इस रिश्ता देने की कार्रवाई में मेरी तरफ से शरीक होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं तैयार होके यहीं आ जाऊंगी और हम दोनों साथ ही मिलकर आस्ताना रजी का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अंदर ड्राइंग रूम में दोनों आराम से बैठकर चाय शाय पीकर रिश्ता मांगेंगे, ठीक है? ओके। अच्छा तुम बताओ, यूं ही राह चलते चलते कोई मिला तुम खुश नसीब थी। भटकी भी तो अपने घर लौट के वापस आ गई, क्योंकि तुम्हारे पास अपना घर था और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं भटकी भी और सीधी राह पे चली भी आई, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में तन्हा और बहुत कमजोर। शाहीन, एक जमाना था कि तुम और भाई, उस जमाने में हम दोनों तारीखों में डूबे हुए थे। और जानती हो, जो लोग तारीखों में मिलते हैं ना, उनके चेहरे रोशनी में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शाहीन, अगर कोशिश की जाए तो पहचान भी सकते। एक तरफा मोहब्बत नहीं होती मेरी दोस्त, ये बात बहुत फजील है, क्योंकि आपको पहचानना एक तरफा नहीं होती। शाहीन, मैं कोशिश करूंगी कि भाई की याददाश्त वापस आ जाए, वो उन लम्हों को याद करें जो उन्होंने बिताए हैं। लेकिन अब हालात बदल गए शाहीन। तो फिर अब मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं। मतलब अब इस दिल में नफरत नहीं है, तो क्या मोहब्बत के बीज उगाए जा सकते हैं? मैं मोहब्बत को ऐसी फसल ही नहीं समझती जिसके बीज मसनूही तौर पर बोकर कि फसल उगाई जाए। फिर मोहब्बत तो वो दरख्त है जिसकी कौपल किसी खूबसूरत मौके पर दिल के किसी कोने पर फूटती है और उस दिल के मालिक को पता भी नहीं होता और ना ही इस चीज का एहसास, और वो कौपल देखते ही देखते एक ऐसा तनावत दरख्त बन जाती है कि जिसके साए के नीचे इंसान सुकून से बैठा रहे और चाय पीता रहे। रासिन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेकर आई हूँ। मेरी अंग्रेजी इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि प्रपोज तो लड़के करते हैं। ज़माना काफी बदल चुका है और अब तो लड़कियां भी प्रपोज करने लगी हैं। रासिन कितना बदल गया है ना। क्या वो मुझसे नहीं शाहीन, मत सोचो इतना कि बाद में तुम्हें खुद ही अफसोस। तो ये वो अहमर की अम्मी ने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? वो कह रही थी कि लड़की का कद बहुत लंबा है, मेरे बेटे के साथ चलेगी तो मेरा बेटा एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, तो इतनी लंबी लड़की से शादी नहीं करनी।
तो बताओ ना फिर मैं क्या करूं? पैर कटवा लूं अपने क्या? तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो ना, तो बस एक काम करो, ज्यादा नहीं, 2 इंच, सिर्फ 2 इंच अपने पैर कटवा लोगी ना, तो उसके कद के मुताबिक सब बैलेंस हो जाएगा और फिर उसकी अम्मी मान जाएंगी, तुम्हें गले लगा लेंगी, अपनी बहू बना लेंगी। सदो खाली पड़ा हुआ मेरा ओहो, अम्मा और आफिया करीब करीब साथ साथ होके बैठे हुए, यकीनन कोई खिचड़ी पक रही होगी। भाई खिचड़ी तो पक गई है, बस अब निकालने की देर है। क्या खिचड़ी पकी है? अरे भाई, कल हमारी आफिया जो है वो अहमर को लेकर सदफ के रिश्ते के लिए आ रही है, खास तौर पर। ओह, अच्छा, लेकिन शादी कब करना चाह रहे हैं? भाई जब तुम अहमर को घर किराए पे दिला दोगे तब। मैं मकान किराए पर दिला दूं? मैं कुछ समझा नहीं। भाई देखिए ना, अहमर के जो अम्मी अब्बू हैं वो कराची आ रहे हैं। अब जाहिर है वो यहाँ तो रहने से रहे, तो उनको एक मकान चाहिए किराए, और उसी मकान में वो हमारी सद्दों को रुखसत करके भी ले जाएंगे। ओहो, तो ये बात है, कल ही ले लो, मेरे पास तो बहुत सारे मकान है किराए के लिए। इतनी जल्दी है बहन को घर से निकालने की? जाहिर है बहनें घर से जाएंगी तो कोई और आएगा ना। राज़िम, पहले मैं समझा करती थी कि आफिया और अहमर एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर इस तरह की कोई बात उन दोनों के दिलों में नहीं है, ये मुझे पता लग गया। अब वो तो बस अदनान की बेवा बन के रहने में ही खुश है, पर ऐसे कैसे हैं? देखो तो सही, पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने पड़ी हुई है, ऐसे कैसे गुजरेगी? तुम अदनान के सगे भाई न सही, सौतेले तो हो, तुम्हारी रगों में भी उसी रजीउद्दीन का खून दौड़ रहा है जिसको आफिया अपने सगे बाप जैसा समझती है। अम्मा, मुझ में और अदनान में जमीन आसमान का फर्क है। आसमान थे और मैं जमीन। अरे बच्चे, आसमान तो अब उसके सर पे रहा नहीं है, कुछ अरसे में वो भी समझ जाएगी। हवा में मौल्लक रहने के बजाय शायद जमीन पे पैर रखने को तरजीह दे। आज देख राजिम, ये तो बात तय है कि आफिया एक बेहतरीन लड़की है, और उसे तेरी हरकतों से नफरत थी, तुझसे नहीं। अब तो तू मेहनत कर रहा है, शायद इस तरह उसके दिल में अपनी जगह बना सके। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ कि बाहर से किसी को लेकर आने की जरूरत ही क्या है इस घर में? वो मैं आती हूँ। आपको ये बात नहीं कहना चाहिए थी। अरे भाई, ऐसी मैंने कौन सी बात कह दी? जो बात मेरे दिल में आई वो मैंने कह दी। ये क्या बात हुई? लेकिन अम्मा, कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि आफिया के दिल में क्या है। हो सकता है कि वो अब तक अदनान भाई को भूली ही ना हो। अरे रम, मैं तो कह रही हूँ आजकल तेरी उससे बहुत दोस्ती हो रही है, तू ही उसके दिल का हाल जान ले। इस राजिन से तो कह कह के थक गई, सुनता ही नहीं मेरी कोई बात। अम्मा, बात आपकी सुनने या ना सुनने की नहीं है। फिर जाहिर है मुझे क्या एतराज हो सकता है। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद को काबिल नहीं समझता कि मैं आफिया के बारे में सोचूं। और दूसरी बात ये अम्मा कि मुझे लगता है कि आफिया ने भाई को हमेशा अपना देवर ही समझा है। उसके दिल में और कुछ नहीं है भाई के लिए। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं पूछ लूंगी। करके तो देख लो बात। आफिया, मैंने आपके
चाय। थैंक यू। वैसे तुमने विद मिल्क वाली कॉफी पिला पिलाकर ब्लैक कॉफी की आदत छुड़वा दी। सर आप तो चाय भी ब्लैक पीते हैं। अगर आप दूध डाल देंगी तो दूध वाली चाय भी पी लूंगा। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आती, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, पता नहीं आप कैसे पी लेते हैं, इसमें तो बड़ी कड़वाहट होती है। जिसने मुझे आदत डाली तो उसको भी कड़वाहट बहुत अजीज थी, खा वो चाय में हो, कॉफी में या फिर जिंदगी में। कौन था वो शख्स? था ना, थी माय एक्स वाइफ। आप कैटेगरीज का बता रहे थे। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं और उनकी जहानत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो वो लोगों को खुद से सुपीरियर साबित करने के लिए, अपनी जहानत को मनवाने के लिए क्रिमिनल्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आतिफ इस तीसरी कैटेगरी से है। आई थिंक सो। आतिफ भी इसी कैटेगरी का क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल तो है, बट यू हैव टू एडमिट ही इज अ मास्टरमाइंड, जीनियस। अमेरिकन हिस्ट्री में देखा जाए तो एक बहुत मशहूर क्रिमिनल था जिसका नाम था फ्रैंक एबगनेल। 16-17 साल की उम्र से उसने अपनी क्राइम वेव का आगाज किया। जाली चेक्स काट काट के बहुत बड़े बड़े बैंक्स को डिफ्रॉड किया। FBI को बहुत साल लग गए उसको पकड़ने के लिए। फिर उसको FBI ने हायर कर लिया बैंक फ्रॉड पकड़ने के लिए। ओह, आई सी। तो आप? तो मुझे पता है कि हमारा एक बिजनेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का भी। मैं सोच रहा हूं कि आतिफ को वहां जॉब दे दी जाए, रिसर्च हेड बना दिया जाए। 1-1.5 लाख सैलरी मिला करेगी और वैसे भी हमारे करोड़ों रुपए बचेंगे जो हमें कोर्ट में और कचहरियों में वेरिफिकेशन के लिए देने पड़ते। और अगर उसने आपको धोखा दे दिया तो? फ्रैंक एबगनेल भी FBI का हमेशा वफादार रहा, और वो इसलिए क्योंकि वहां उसकी अना को तस्कीन मिल रही थी। तो उसको इस बात पे बहुत फख्र था कि वो ज़हीन लोगों से भी ज्यादा ज़हीन, और मेरे ख्याल है आतिफ भी यही करेगा। आपकी एक बात बहुत अच्छी है, आप नेगेटिव चीजों में से भी पॉजिटिविटी का एक जरूर पहलू निकाल लेते हैं। तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि जो पॉजिटिविटी मैंने आपके लिए सोची उसका जवाब भी पॉजिटिव होगा? रबानी साहब, मैं घर की उलझनों में इतनी उलझ सी गई हूँ कि इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। Anyways, think about it. हेलो जी, हाँ बात कर रहा हूँ जी। जी मैं और आपके इदारे में, मेरा मतलब है कि आपको यकीन है कि आपने सही आदमी को फोन किया है, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जनाब, मैं कौन सा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं जो आपके लिए चंद मिनट ना निकाल सकूं? ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात फिर मैं आपको बता दूं। देखिए, मेरा वक्त तो इतना कीमती नहीं, लेकिन आपका कीमती जरूर होगा और जाया भी होगा। बहरहाल आप बेफिक्र रहिए, मैं आ जाऊंगा। जी हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर आ जाऊंगा। शुक्रिया। फाइनली आज प्लॉट का सौदा तो हो गया। ये लो तुम्हारे कमीशन का चेक।
लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? हफीज साहब को दो। मैंने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और मुझे कहा कि ये चेक मैं तुम्हें बराए रास्त। अजीब बात। अजीब तो है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं। वो क्या? बड़ा रोब है आतिफ का वैसे हफीज साहब पे, जानते हो? हफीज साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे हाथों से चेक छीन ले, लेकिन जब आतिफ को उन्होंने फोन किया और गालिबन आतिफ ने जब उनको डांटा तो मुझसे फौरन कहा, भाई ये चेक आप राजिम के हाथों में दीजिएगा। चलो ये भी बहुत अच्छा हो गया। अहमर भी जल्दी शादी करना चाह रहा था और आतिफ भी। अच्छा है ना, तुम दोनों अपनी बहनों के फर्ज से जल्दी फारिग हो जाओगे। अम्मा, अरे मेरा बच्चा आ गया। अम्मा ये लीजिए मिठाई। आई मिठाई की ये किस चीज की है? ये मिठाई आतिफ भाई ने भिजवाई होगी। वैसे मिठाई का डब्बा देख के तो ऐसा लगता है कि दिल के बहुत छोटे हैं। क्यों भाई? अब देखिए ना, जब रिश्ता तय होता है अम्मा तो बड़े बड़े टोकरे भिजवाते हैं। ये क्या, आधा किलो मिठाई भेजकर अब इसको कितना बांटेंगे और कितना खुद खाएंगे? अम्मा एक काम करते हैं ना भाई, जब इसके ससुराल वालों के पास से मिठाई आएगी ना तो हम ये देखेंगे कि इसके ससुराल वाले कितने बड़े और कितने सारे मिठाई के टोकरे भिजवाते हैं। चुप कर जाओ तुम दोनों, मुझे उससे पूछ लेने तो दो कि किस चीज की मिठाई है। चुप कर। बता बच्चे, किस चीज की मिठाई? अम्मा आज मुझे एक बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है। अरे माशाल्लाह, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों का मुंह मीठा करा सकूं। ये जी पहले अम्मा थोड़ा तो ये पूरा खाना पड़ेगा आपको। बेटी की खुशी में मिठाई नहीं खाएंगी, ये पूरा आपने खाना। ये वो शाहीन का फोन आ रहा है, मैं जरा बात। हाँ वो शाहीन ने मुबारकबाद के लिए फोन किया होगा, उसी के ऑफिस में तो जो नौकरी मिली। भाई मुझे भी खिलाए ना। अच्छा भाई ये भाई से शाहीन कितनी अच्छी लड़की है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरा दिल चाहता है कि क्या दिल चाहता? वैसे सद्दो, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? अगर राजिम भाई और शाहीन, अगर उनकी कोई बात बन जाए तो। अच्छा तो होगा, लेकिन अम्मा तो कुछ और ही सोच कर बैठी हुई है। वो क्या? ये राजिम भाई और आफिया। भाई और आफिया? भाई तुम लोगों का जो भी दिल चाहता है ना, भले शाहीन बहुत अच्छी लड़की है, पर मुझसे पूछो तो मैं तो चाहती हूँ आफिया इस घर में आ जाए। पता नहीं रम ने आफिया से बात की भी कि नहीं। सपनों की ओट में। अरे बेवकूफ लड़की, शादी के बाद मिलने में वो मजा कहाँ आता है जो शादी से पहले मिलने में आता है। और हाँ, तुमको एक खुशखबरी भी देनी है। खुशखबरी? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लव यू। और आप अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। ये ना हो कि आप बाद में मुझे कि आफिया तूने पहले मुझे नहीं बताया था। सामने बैठा हुआ है, देखभाल कर ले ठीक से। अरे बच्चे कैसी बातें कर रही हैं? लड़का हमारा देखा भाला, हमें क्या जांच पड़ताल की जरूरत है? अभी मज़ा याद आता है। हाँ, लेकिन एक बुरे और भयानक ख्वाब की तरह।
सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं, रातों के पास सपनों की ओट में